नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशन लाल सैनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 टुडे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजपूतों के बाद अब जाट समाज ने भी रूठना मनाना शुरू कर दिया है। अगर जाट समाज की बात करें तो जाट लैंड के गाजियाबाद शहर में राज जाट समाज ने एक बड़ी महापंचायत की है, जिसमें उस प्रत्याशी को वोट देने का वादा किया है, दावा किया है, जो भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को हराने का काम करेगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक साहब दिल्ली से जुड़ चुके हैं, जो राजनीति में अपनी खासी पकड़ रखते हैं। उनसे बात करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि गाजियाबाद से उठी आवाज़ अब कई प्रदेशों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि राजपूत समाज ने जहाँ पूरे देश में कई जगहों पर बड़ी महापंचायतें करके सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया है, राजनीतिक दलों का भी विरोध किया है, तो वहीं अब जाट लैंड से ये विरोध की आवाज उठने लगी है। मलिक साहब, आपका स्वागत है न्यूज़ 14 टुडे के खास कार्यक्रम में। जी नमस्कार। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि जिस तरह से चुनाव आते हैं, चुनाव आने से पहले ही अब सामाजिक विरोध शुरू हो जाता है। क्या कुछ देखते हैं? देखिए रोशन जी, अगर आप देखेंगे जब चुनाव आता है तभी मतदाताओं को मौका मिलता है कि वो सत्ताधारी दल पे या जो ऐसा दल है जो सत्ता में आ सकता है उस पर दबाव बनाने का काम किया जाता है, क्योंकि 5 साल तो ये पकड़ में आते हैं नहीं। तो इसमें लगातार जो इस एरिया की प्रमुख जाति किसान जाति होती है, जिसको हम जाट समाज बोलते हैं, आपके पश्चिम उत्तर प्रदेश को जाट लैंड भी कहते हैं, तो यही करते रहते थे। बाकी समाज इतना एग्रेसिव नहीं होता था। लेकिन इस इलेक्शन में हमें ये देखने को मिला कि जाट समाज के अलावा दूसरे जो समाज थे उन्होंने भी अपनी आवाज बुलंद की और उसका असर कहीं ना कहीं चुनाव में दिखाई दिया। इसमें इस बार मुझे लगता है कि जाट समाज तो बहुत बाद में उन्होंने शुरू किया या किया ही नहीं, एक हिसाब से देखा जाए। सबसे बढ़िया इस बार जो प्रदर्शन अपना किया राजपूत समाज ने, सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस प्रकार से विमुख होकर अपनी आवाज उठाई है, वो आवाज उत्तर प्रदेश में ही नहीं दूसरे राज्यों तक पहुंची है, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो राजस्थान हो और चाहे वो दिल्ली का हेडक्वार्टर हो, वहां तक उनकी आवाज पहुंची है। और उस आवाज को सुनने के लिए केंद्रीय नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी का, वो कहीं ना कहीं मजबूर हुआ है और उसके गुणा भाग दिल्ली में चल रहे हैं। दूसरी बात अगर हम करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपका सैनी समाज ने भी कई पंचायतें की हैं, त्यागी समाज लगातार पंचायतें कर रहा है, क्योंकि वो भी भारतीय जनता पार्टी से विमुख है। नोएडा एक प्रकरण हुआ था, उसको लेकर काफी दिनों से त्यागी समाज जो है अपना मोर्चा खोले हुए है। इसके अलावा ब्राह्मण समाज की भी मेरी नजर में आई थी कि 17 तारीख को मुजफ्फरनगर में एक पंचायत हुई थी, उससे पहले एक पंचायत शायद बिजनौर में भी हुई थी। तो इस तरह की पंचायतें बताती है कि समाज कहीं ना कहीं इकट्ठा होकर अपनी आवाज को बुलंद करना चाहता है और वो अपनी सत्ता में भागीदारी निश्चित करना चाहता है, इसीलिए इस तरह की पंचायतें हो रही हैं। अब ये सारी जी सर, कई बार देखा जाए सामाजिक संगठन जो विरोध प्रदर्शन करते हैं, उनकी किस तरह की मांगे रहती हैं, क्योंकि राजनेता तो उनमें समाज के लोग होते ही नहीं है जो महापंचायतें होती हैं। देखिए, जो राजनेता होते हैं या किसी भी समाज के नेता होते हैं जो सत्ताधारी दल में चले जाते हैं, वो समाज के नाम पे ही तो जाते हैं ना। चाहे वो मंत्री बने, चाहे उनको टिकट मिले, समाज के नाम पे उनको टिकट मिलता है, समाज के नाम पे ही सरकार में उनको प्रतिनिधित्व मिलता है, लेकिन वहां पे वो जाके समाज के लिए कुछ करते नहीं है जिसकी समाज ने अपेक्षा की थी। अगर करते भी हैं उतना नहीं कर पाते जितना उनको करना चाहिए। अगर आप जाट समाज की बात करें, जाट समाज के नाम पे मंत्री बनते रहे हैं, लेकिन वो किसानों की कितनी आवाजें उठाते हैं। 13 महीने किसान बॉर्डर पे बैठे रहे, तो तमाम पश्चिम उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के लोग किसानों के नाम पे मंत्री बने हुए हैं, तो वो किसानों की बात सुनने तक नहीं फटके वहां पे। तो वो कहीं ना कहीं जनता इसको देख के विमुख है। अब किसी भी समाज की आप बात करें, राजपूत समाज की भी बात करें, आखिरकार वो भी किसान है। सैनी समाज के लोगों की बात करें, सैनी समाज भी किसान है। तो किसी सैनी समाज के मंत्री ने सैनियों के उत्थान के लिए या सैनियों को जो कृषि में दिक्कत आती है, जिस तरह की अलग अलग फसलें होती है, जो खासकर जाट किसान है या बड़े किसान है वो गन्ने की खेती करते हैं, जो छोटे किसान है वो दूसरी अपनी सब्जियों की या फलों की खेती करते हैं, तो उसके लिए क्या योगदान उनका है 5 साल में, इसका गुणा भाग भी जाति के जो प्रमुख लोग होते हैं, जो हमारी पंचायतें होती हैं उनके लोग होते हैं, वो करते हैं और फिर इनकी खिंचाई करते हैं इलेक्शन में। इसीलिए रूठने मनाने का कार्यक्रम चलता है। अब ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मीटिंग कल हुई है गाजियाबाद में जाट समाज की, ये थोड़ा देरी से इन्होंने की है और इनको लगा कि जो प्रथम चरण का चुनाव था उसमें कहीं जाट का नाम ही नहीं आया,
और उनको लगा कि जाट तो चुपचाप भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है, अब जयंत चौधरी आ गए तो पूरा जाट भारतीय जनता पार्टी में चला गया है। तो इस तरह का परसेप्शन ना बने, उसको रोकने के लिए और उसके विमुख जाने के लिए जाटों ने पंचायत की है और उन्होंने आह्वान किया है कि जहां भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराने का काम कोई भी दूसरे दल का आदमी कर रहा होगा तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो ये वही पुरानी मांग है जो दूसरे समाज कर रहे हैं, यही मांग राजपूत समाज की रही है, यही सैनियों की रही है, यही त्यागियों की रही है। तो ये कोई पुरानी मांग तो है नहीं, तो इसी में सुर से सुर जाट समाज ने भी मिला दिया, जो सत्ताधारी दल भाजपा के लिए नुकसानदायक है। तो सर कहीं ना कहीं इसका खामियाजा किस दल को भुगतने को पड़ सकता है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही ये मोर्चा खोले हुए हैं सभी समाज। ये तो जाहिर है भाई, सबसे ज्यादा नुकसान सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी को ही होगा। और यहाँ पे अगर आप बारीकी से देखें तो उत्तर प्रदेश में जो सत्ताधारी दल है, योगी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इतना विरोध उसका नहीं है। ये दिल्ली की सरकार जो मोदी जी की चल रही है उसके खिलाफ ये इतना गुस्सा लोगों में है। तो इसका नुकसान, और इलेक्शन भी जो हो रहा है वो लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, उसका कोई उत्तर प्रदेश से लेना देना है नहीं। तो सीधा सीधा नुकसान इसको भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को होगा और दिल्ली को होगा, ये साफ जाहिर है। सर कई बार देखने को मिलता है जब मतदान की तिथि आती है, लोग ईवीएम के पास पहुंचते हैं तो वहां पर जाकर के कोई विकल्प नहीं बचता और वो कमल के फूल को ही दबा देते हैं। फिर ऐसे में जो ये विरोध प्रदर्शन है या फिर आंदोलन है, उसका क्या फायदा? नहीं देखिए, अगर ये बात आपकी ठीक है कि जब वो पोलिंग बूथ पे जाते हैं उनको बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं लिखते और वो इतने जागरूक भी नहीं है कि नोटा का प्रयोग करें, नोटा का प्रयोग उस हिसाब से हो नहीं रहा है जिस तरीके से होना चाहिए था, तो वो मजबूरन जब देखता है दूसरे दलों में भी इससे भी बड़े नाकारा लोग खड़े हुए तो वो फिर कमल को वोट दे देता है। तो उसका इस बार इन्होंने एक सोल्यूशन ये भी ढूंढा है कि 50% लोग वोट डालने निकले ही नहीं, और जो आपको वोट फीसद जो आप देखते हैं टोटल, तो वो दिखाई देता है, रिफ्लेक्ट करता है कि इस बार मतदान कम हुआ है। मतदान प्रतिशत कम होना जताता है कि सत्ताधारी दल को नुकसान है और जो लोग नाराज हैं वो वोट डालने ही नहीं आए। इसमें कई लोगों की सोच ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी तो जीत ही रही है, वो तो हमेशा जीतती है, मैं जाऊं ना जाऊं उससे क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ इस सोच के लोग भी हैं। तो इसलिए लोग वोट डालने निकल ही नहीं रहे हैं। तो वोट डालने लोग अगर नहीं निकल रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान सत्ताधारी दल का है। और यहाँ हमें ये भी सोचना चाहिए कि देखिए, वोट तो डालना ही चाहिए, आप किसी को भी डालें, किसी भी दल को डालें, वोट तो डालना ही चाहिए। हम भी अपील करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू या किसी भी चैनल पर बैठते हैं तो हमारी अपेक्षा रहती है कि हम लोगों को जागरूक करें कि वो मतदान करें, और मतदान तो करना ही चाहिए, भले ही आप विरोध में करें पक्ष में करें, वो आपका अपना निजी मामला है, लेकिन मतदान जरूर करें, मैं ऐसा सोचता हूँ। शायद यही वजह रही है कि सर इस बार जो प्रथम चरण का मतदान हुआ है, तो अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो 8 सीटों पे मतदान हुआ तो कहीं ना कहीं उसमें वोट परसेंटेज कम भी हुई है। तो इसके पीछे क्या देखते हैं, क्यों लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं या अपना प्रत्याशी का सही तरीके से चयन नहीं कर पा रहे हैं? देखिए रोशन जी, अगर आप देखें, एक तो थोड़ी सी नाराजगी है लोगों में, ये भी मुख्य कारण है। दूसरा, अगर आप देखेंगे वेस्टर्न यूपी में ये फसलों की कटाई का सीजन है और गर्मी बहुत ज्यादा है, तो लोग सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी देख रहे हैं कि अपना काम किया जाए, इलेक्शन और नेता तो आते जाते रहते हैं, तो उस सोच के भी बहुत लोग हैं जो मतदान केंद्रों पर नहीं पहुंचे हैं। दूसरी चीज ये भी है, आपकी बात में दम है कि उनकी पसंद का कोई उम्मीदवार है ही नहीं, तो उससे भी वो थोड़ा सा विमुख हो जाते हैं। तीसरी चीज ये मानी जा रही है इस इलेक्शन में जो हम देख रहे हैं कि उस उत्साह की तरह नहीं है जो पिछले चुनाव होते थे। एक उत्साह लोगों में होता था, एक माहौल होता था कि भाई एक चुनावी माहौल चल रहा है और आपको बहुत अच्छी चीजें दिखाई दे रही हैं चुनाव की। कुछ मामला दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ लोगों की शिकायतें ये भी है कि सत्ताधारी दल के जो लोग हैं या बाकी लोग हैं, वो जिस तरह से पैसा खर्च चुनाव में होना चाहिए इस बार वो भी नहीं हो रहा है। क्योंकि मुझे नहीं लगता, मेरे दूसरे चरण के चुनाव में कई जगह बारीक नजर बनी हुई है, तो हमें कहीं ऐसा चुनाव आयोग की तरफ से भी नहीं लगा कि इन्होंने पैसा बहुत ज्यादा खर्च कर दिया है और ये पैसा खर्च कर रहे हैं इसलिए इन पर रोक लगा दी गई है या इनको पकड़ लिया गया है या इन पर कोई मुकदमा किया है। इस तरह की खबरें भी नदारद हमें दिखाई दे रही है। चुनाव आयोग भी उस तरह से बारीकी से नजर नहीं बनाए हुए है। इक्का दुक्का खबरें चुनाव आयोग में आती हैं, आगे खबरें ही नहीं आ रही। तो कहीं ना कहीं लगता है कि चुनाव जैसा इस बार लग ही नहीं रहा माहौल जैसे। जी सर देखा जाए तो मतलब जिस तरह से मौसम बहुत गर्म है, लेकिन चुनावी सीजन ठंडा नजर आ रहा है कहीं ना कहीं।
नहीं, मैंने तो कई बार चैनलों पे बोला है कि इस बार का ये चुनाव बहुत ठंडा है, लेकिन मौसम बहुत गर्म है। तो बैलेंस बनाने के लिए जो है मौसम को ठंडा होना पड़ेगा और चुनाव को गर्म करना पड़ेगा। और मुझे लगता है उसमें संज्ञान भी भारतीय जनता पार्टी ने लिया है और मोदी जी ने और अमित शाह जी ने और बाकी लोगों ने रैली में जो है माहौल को गरमाने के लिए थोड़ी सी कोशिश की है और माहौल गरमाने की लगातार कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चल रही है। तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है चुनावी माहौल गर्म हो जाए और कुछ बारिश वारिश हो जाए तो मौसम ठंडा हो जाए, चुनावी माहौल गर्म और मौसम ठंडा हो जाए। इस तरह की हमें आशा है कि आने वाले जो चरण होंगे उनमें इस तरह का कुछ नजारा देखने को मिल सकता है। चलिए सर, हम अगर राजनीतिक दलों की बात कर लेते हैं, राजनीतिक दलों में बसपा को कहाँ देखते हैं इस पूरे चुनाव में? क्योंकि मायावती भी बहुत देरी से चुनाव मैदान में आई है रैलियों को लेकर। देखिए, मुझे लगता है जो मायावती ने आकलन किया है, मायावती को इस चुनाव से बहुत ज्यादा कोई अपेक्षा या बहुत ज्यादा उनका कोई टारगेट इस चुनाव में नहीं है। लेकिन कई सीटों पे अगर आप देखेंगे, आपकी जो सीटें हैं, चाहे वो सहारनपुर की सीट हो, चाहे कैराना की सीट हो, चाहे मुजफ्फरनगर की सीट हो, वहां पे वो लगती है समाजवादी पार्टी को मदद करती हुई एक तरफ से दिखाई दे रही है। कई सीटें हैं जहां पे वो भारतीय जनता पार्टी को मदद कर रही है। अगर आप नगीना सीट की बात करें, वहां पे आके उन्होंने चंद्रशेखर के वोट काट दिए तो उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है। तो इस तरह से लगता है कि मायावती इस इलेक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस ना करके जो उनका अपना वोट है उसको बांधे रखना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि आने वाले 27 के जो विधानसभा चुनाव हैं उनमें एक अच्छे तरीके से लड़ाई लड़ी जाए। अगर इसमें क्या होता है कि अगर वो चुनाव नहीं लड़ती हैं, कम सीटों पर लड़ती हैं या किसी के साथ गठबंधन करती हैं, तो उससे क्या होता है कि उसका मतदाता दाएं बाएं चला जाता है। आप देखेंगे वेस्टर्न यूपी में पिछली बार जहां जहां हाथी नहीं था, वहां उनका वोटर भारतीय जनता पार्टी को चला गया था। तो वो नहीं चाहती कि उनका वोट दाएं बाएं जाए, उनका वोट हाथी पे जाए। हम जीते हारे वो एक अलग बात है, लेकिन हमारा जो वोट है वो हमें मिलता रहे। उस तरह की एक योजना मुझे दिखती है कि मायावती का उस तरह की सोच के साथ उन्होंने अपने टिकट बांटे हैं और वो लोकसभा को ना देखते हुए विधानसभा चुनाव पे फोकस कर रही हैं, मुझे ऐसा लगता है। कहीं न कहीं देखा जाए तो जो इंडिया गठबंधन का आरोप है कि बसपा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, वो उसको साबित करने का काम कर रही है बसपा। नहीं, कई जगह देखेंगे आप, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान कर रही है। अब ये भारतीय जनता पार्टी को नुकसान का ही मैंने आपको बताया ना, कैराना पे, मुजफ्फरनगर पे जिस तरह से समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट सीधे सीधे जीत रहा है, तो उसकी सपोर्ट तो मायावती कर रही है। अगर आप मुजफ्फरनगर का देखते हैं, वहां पे प्रजापति, दारा सिंह प्रजापति जो बसपा के चुनाव लड़ रहे हैं, उनके अपने 60-70 हजार वोट हैं, बाकी वो हाथी के वोट ले रहे हैं। तो किसका नुकसान हो रहा है? वो एक हिसाब से भाजपा का ही नुकसान हो रहा है। अगर भाजपा के सामने मायावती नहीं होती मुजफ्फरनगर में, तो इतना नुकसान भारतीय जनता पार्टी को नहीं होता। कैराना में अगर बसपा का कैंडिडेट नहीं होता, तो बसपा का जो वोटर था वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलता, वो बसपा को मिलेगा। तो मायावती तो इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा नुकसान कर रही है, मुझे लगता है। एक आध सीट का मैंने उदाहरण जैसे नगीना का दिया, वहां पे भाजपा को फायदा हो रहा है, लेकिन वो भाजपा का फायदा करने के लिए उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़ा कर दिए, ऐसा नहीं है। वो नहीं चाहती कि चंद्रशेखर जो है एक नया नेता आए और उनके सामने जो है एक नया नेता खड़ा हो जाए और उनका कंपटीटर बने। वो जिस तरह से अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे बढ़ा रही है, कल को आकाश आनंद के रास्ते में मुश्किलात आए, इसलिए वो नहीं चाहती कि चंद्रशेखर राजनीति में मजबूत हो। इसलिए चंद्रशेखर को हराने के लिए उन्होंने वो दांव पेच चला है और उससे अगर भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है तो उसकी चिंता उनको नहीं है। जी सर, सपा को कहाँ देखते हैं इस पूरे चुनाव में? क्योंकि समाजवादी पार्टी कई सीटों पर अपने लगातार रातों रात प्रत्याशी बदल चुकी है, 4-4, 5-5 प्रत्याशी बदल रही है। देखिए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी हार रही है, अधिकतर सीटों पे समाजवादी पार्टी को फायदा हो रहा है। और समाजवादी पार्टी को बिना मेहनत किए, बिना कुछ ज्यादा किए उनकी सीटें बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के सामने समाजवादी पार्टी कई जगहों पे अच्छा गेन करेगी और मुझे लगता है कि वो 2.5 का आंकड़ा क्रॉस करती हुई मुझे इस चुनाव में दिखाई दे रही है। उसका सीधा सीधा उदाहरण है, कई जगह वो रणनीति भी कर रही है। अगर आप देखें, जैसे इकरा हसन ने साफ मना कर दिया अखिलेश यादव को उनके क्षेत्र में रैली करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि अगर अखिलेश यादव कैराना में रैली करते तो उससे ध्रुवीकरण हो सकता था। तो उस ध्रुवीकरण से बचने के लिए उन्होंने ये रणनीति करी कि उन्होंने अखिलेश यादव को नहीं बुलाया कि इससे भारतीय जनता पार्टी कहीं फायदा ना उठा ले। तो इस तरह की जो चीजें हैं, अब मुजफ्फरनगर पे आप देख रहे हैं कि मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान की जो नाराजगी है,
और संजीव बालियान की नाराजगी की वजह से जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है, उसका सीधा-सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। तो समाजवादी पार्टी को कोई समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ा तीर मार लिया हो, समाजवादी पार्टी ने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो, इसलिए मुजफ्फरनगर पे जीत रहे, ऐसा तो है नहीं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ठीक नहीं है, उसका फायदा कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को मिल रहा है और इस प्रकार की कई सारी सीटें हैं, जहाँ समाजवादी पार्टी अच्छा खासा गेन कर सकती है। सर, हाल ही में एक बयान आया, उस पर भी अगर हम बात कर लेते हैं, जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा हैं, उन्होंने कहा है कि यूएस में 55% विरासत टैक्स लगता है और आपकी संपत्ति $100 मिलियन है, तो उसका मृत्यु उपरांत उसके बच्चों को 45% दिया जाना चाहिए, वो देश में लागू करने के बाद। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हो पाएगा? उनके बयान को किस तरह से देखा जाए? देखिए रोशन, अगर आप देखें, सैम पित्रोदा बहुत ही पढ़े लिखे आदमी हैं, राजीव गांधी के पुराने दोस्त हैं। राजीव गांधी उनको भारत लेके आए थे। वो टेक्नोलॉजी के और कई सारी चीजों के भीष्म पितामह की तरह हैं। आज जिस माध्यम से हम और आप बात कर रहे हैं, उसमें इनका बड़ा योगदान है। लेकिन वो आज अमेरिका में बैठ के कोई बयान दें और उसका भारत में असर हो जाए, मैं इसको नहीं मानता। वो कई लोग उनसे उल्टा सवाल भी पूछ सकते हैं कि 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, तब क्यों नहीं लागू किया गया? आज क्यों एकाएक उनको याद आ गया? तो इस चीज का धरातल पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। जी। हाँ, इस पे तो अब खुद मोदी जी भी अपने टिप्पणी कर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उसको चुनावी मुद्दा बना लिया। नहीं, देखिए मोदी जी जिस प्रकार से कांग्रेस को बहुत सीरियस ले रहे हैं, कांग्रेस के एक-एक चीज का जवाब दे रहे हैं, तो मुझे लगता है ये प्रधानमंत्री के लिए उनका अपना जो एक अस्तित्व है, प्रधानमंत्री की जो गरिमा है, उसको बरकरार रखते हुए प्रधानमंत्री जी को आचरण करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी लगातार कांग्रेस के छोटे-बड़े सवालों के जिस प्रकार से जवाब दे रहे हैं, तो उससे मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा कम हो रही है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत अच्छे काम भी 10 साल में किए हैं। जो काम अच्छे किए हैं, उन्होंने उनको कामों को गिनवाना चाहिए और जो भविष्य में वो करने जा रहे हैं, उनको बताना चाहिए कि हम ये काम करेंगे। वो छोटी-छोटी टिप्पणी कांग्रेस को लेके करें, वो कांग्रेस के ही पीछे पड़ रहे हैं। कांग्रेस खराब थी, इसीलिए तो 10 साल पहले हार गई थी, इसीलिए तो आपको मौका दिया था और कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, इसीलिए तो आज वो दोराहे पे खड़ी हुई है। अब आप मजबूत स्थिति में हैं, आप अपनी बात करिए, आप कांग्रेस को काहे बार-बार गरियाते रहते हैं? तो कांग्रेस को छोड़ के अपना अगर मामला आगे बढ़ाएँगे मोदी जी, तो ये जनता के हित में रहेगा और मुझे लग रहा है भाजपा के हित में भी रहेगा। क्योंकि अगर आप कई सारी चीजें मोदी जी की देखेंगे, मोदी जी ने इतना बड़ा लक्ष्य रख दिया है इस बार 400 के पार, तो इससे पार्टी के लोग ही असहज हैं। दूसरा, आप मोदी की गारंटी की बात करते हैं कि मोदी की गारंटी है, तो उनके भीतर के लोग ही, भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग ही पूछ रहे हैं कि मोदी की गारंटी है, तो भाजपा की गारंटी क्यों नहीं है? आरएसएस की गारंटी क्यों नहीं है? तो उससे अंदर ही लोग विमुख हैं। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री को अपनी गरिमा के अनुरूप भाषण देना चाहिए और गरिमा के अनुरूप ही कोई अगर स्टेटमेंट देना है, बयान देना है, तो उस पर बयान पर सोच समझ के बयान उनको देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जी। सर, कहीं न कहीं देखा जाए तो जो पित्रोदा जी का बयान आया, तो कांग्रेस को नुकसान पहुँचा सकता है? क्योंकि इंडिया में उन्होंने ये नहीं, कानून लागू करने की बात की। नहीं देखिए, कांग्रेस को तो नुकसान पहुंचाने के लिए जिस तरह से कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बात कही है, पीछे वो आया था कि भाई मनमोहन सिंह ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था, उसका एक चंक निकाल लिया कि वो मुसलमानों को आपका मंगलसूत्र देना है। ये एक र्यूमर तो इसको बनाया जा सकता है, लेकिन ये चीजें वोट में तब्दील होंगी, इसमें मुझे थोड़ा संशय है। क्योंकि लोग इतनी बारीकी में जाते नहीं है और ये जो लोकसभा के चुनाव है, मैं इनको दूसरे परसेप्शन में देखता हूँ कि ये जो चुनाव हो रहा है, जैसे पहले राष्ट्र के नाम पे चुनाव होता था, मोदी जी के नाम पे चुनाव होता था, इस बार का चुनाव जो है लोकल मुद्दों पे, स्थानीय उम्मीदवार पे, उसके चारों तरफ ये चुनाव घूम रहा है। बहुत ज्यादा इसको लोग जो है राष्ट्रीय मुद्दे या इतनी बड़ी-बड़ी चीजों के विषय में सोच नहीं रहे हैं। स्थानीय व्यक्ति के बारे में, स्थानीय व्यक्तित्व के बारे में और उम्मीदवार के बारे में सोचते हुए लोग वोट दे रहे हैं। हो सकता है उसमें 20-25% वोट हो, जो योगी मोदी को पसंद करता हो, उनकी वजह से मिल रहा हो। लेकिन यहाँ पे बहुत जरूरी है कि प्रत्याशी अगर आपका अच्छा नहीं है, तो आपके हाथ से सीट जा सकती है। ये थोड़ा अनोखा चुनाव है इस बार का। जी। कहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो 400 पार का नारा है, वो कहीं न कहीं खतरे में है? भारतीय क्या जनता कठिन पार्टी ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य थोड़ा बड़ा रख दिया है।
भारतीय जनता पार्टी का अभी देश में 10 साल के बाद एंटी कॉम्बेंसी भी है, तमाम चीजें हैं, तो वो माहौल नहीं है कि आपको 400 के पार करा देंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें जितनी हैं 300 प्लस, अगर वही बरकरार रह जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम वेस्टर्न यूपी पे ही फोकस करके देखें, जो प्रथम चरण का चुनाव हुआ है या सेकंड में हम देख रहे हैं, जिस तरह से बारीकी से देख रहे हैं, अभी 2 दिन के बाद सेकंड चरण, द्वितीय चरण शुरू होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जिस प्रकार की है, दूर दूर तक हमें नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी 400 के पार कर लेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका न्यूज़ 14 टुडे को अपना कीमती समय देने के लिए। जिस तरह से देश के कई इलाकों में राजपूतों के खिलाफ के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाट समाज ने मोर्चा खोल दिया है, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको वो सम्मान नहीं देंगे जो पहले मिलता रहा है, तब तक उनके खिलाफ ये नारेबाजी जारी रहेगी, विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। और इसको लेकर के अब तमाम राजनीतिक दल चाहे रूठे समाज को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, बावजूद उसके जो जाट समाज है, त्यागी समाज है, सैनी समाज है या फिर कई ऐसे अन्य समाज हैं जो इसके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, वो लगातार अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, महापंचायतें कर रहे हैं। यही वजह है कि अब जाट समाज ने भी जाट लैंड से अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हालांकि जाट समाज ने देरी से ये प्रदर्शन किया, अगर समय से पहले ये प्रदर्शन होता तो उसका कहीं ना कहीं समस्त जातियों और बिरादरियों को फायदा मिलता। बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।